हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोगों ने शायद देखी भी होंगी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिविल डिसऑबिडेंस की, कि सिविल डिसऑबिडेंस कैसे हुआ, किस किस में इम्पॉर्टेंट रोल्स थे। और इससे पहले हमने जो बात की रॉयल एक्ट की और सत्याग्रह आंदोलन की, गांधी जी भारत कब आए, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद में 1916 में, 17 में, 18 में, 19 में और 21 में भी क्या हुआ, सब हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जब हमारा सत्याग्रह चल रहे थे, उसके बाद हमने देखा सत्याग्रह चंपारण का हुआ, खेड़ा में चला, उसके बाद अहमदाबाद के अंदर। इन सब में गांधी जी ने सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को ये बताने की कोशिश की कि नेशनलिज्म होता क्या है और हम अपने देश में नेशनलिज्म को कैसे ला सकते हैं। बेसिकली हम ब्रिटिश को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं भारत के अंदर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए है। दैट्स वाई गांधी जी ने 3 अलग अलग जगह पर सत्याग्रह किए। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने भारत के अंदर भी 16 में, 17 में और 18 में क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे। और 19 में आपका एक रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा, इम्पीरियल लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको भी ख़त्म करने के लिए कोशिश की थी, बट वो ख़त्म नहीं हो पाया था ड्यू टू ब्रिटिश के बहुत क्राइसिस की वजह से। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसऑबिडेंस, ये कैसे हुआ, सॉल्ट मार्च कैसे आया, और जो आपका रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह था वो जो लास्ट हो गया था। हमने देखा कि शहरों में अलग था, विलेजेस में अलग था, और टाउन्स में और आपके प्लांटेशन वाले एरियाज़ में वो अलग अलग तरीके से था। जैसे कि शहरों के लोगों में क्या किया था, बच्चों ने शुरुआत की थी, मिडिल क्लास के लोगों ने शुरुआत की थी, उन लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, कॉलेजेस छोड़ दिए थे, वकीलों ने केस लड़ना बंद कर दिया था, सरकारी दफ्तर्स को तोड़ा जा रहा था। सेकेंड थिंग, विलेजेस में क्या था, विलेजेस में बेसिकली डायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो लोग अपना टैक्स देने के लिए, अपना रेवेन्यू, अपनी लगान देने से मना कर रहे थे, और बागानों में लोगों ने सत्याग्रह का मीन्स जो था, मतलब जो था, वो अलग निकाल लिया था। इस वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम आई और उन लोगों ने बागानों को छोड़ दिया, प्लांटेशन को छोड़ दिया। उनको लगता था कि अब गांधी का राज आ रहा है, मतलब गांधी जी का राज आ रहा है, तो हम कहीं पर भी आने जाने के लिए, बागानों में काम करने के लिए और घर पर रहने के लिए कैसे स्वतंत्र है। बट वो जानते नहीं थे कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों ने बागान छोड़े और अपने घर की तरफ वापस हुए, तब ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को दोबारा से पकड़ा और उन पर काफ़ी सारी गोलियां चलाई, उनको मारा पीटा। फिर लास्ट में क्या होता है, फरवरी 92 में गांधी जी आपके रॉलेट एक्ट को वापस कर लेते हैं। क्यों? उन्हें दिख रहा था कि अब जो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह है वो कैसा होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, लोग, ब्रिटिश क्या कर रही है, कॉन्कर कर रही है, किसके ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, इंडियंस पीपल्स को, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के साथ में कॉन्कर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया। अब जब रॉलेट एक्ट को वापस लिया, उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिश जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट, उसमें अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की और JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए, तो ये दोनों कैसे थे, अग्रेसिव लीडर थे, गुस्से में लीडर। ये लोग क्या चाह रहे थे कि हमें जो इंडिपेंडेंस है, हमें जो स्वतंत्रता है, वो इमीडिएट मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। और कांग्रेस के बाकी के लीडर्स थे, वो चाह रहे थे कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंस को, इस नेशनलिज्म को हासिल करेंगे। बट ये 2 लोग, हमारे JN नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, थोड़े से अग्रेसिव नेचर के थे। दैट्स वाई दे वांट टू बी इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तो क्या होता है आगे हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। अब ये स्वराज पार्टी कहाँ बनती है, कांग्रेस की जो पार्टी थी बेसिकली 1933 में आकर हमने इसको कांग्रेस का नाम दिया, लेकिन इससे पहले हमारी कांग्रेस की पार्टी, जिसको कौन लीड कर रहा था, गांधी जी, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर एक और पार्टी क्रिएट हुई थी, जिसका नाम क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। इस पार्टी में जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन लीडर्स में 2 अलग अलग पार्ट हो गए थे। एक चाह रहे थे कि हम क्या करेंगे, आपका सॉल्ट मार्च की तरफ, या NCM, जो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, NCM पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो लोग चाह रहे थे हम करेंगे, आधे लोग चाह रहे थे हम नहीं करेंगे। फिर लास्ट में क्या हुआ था 1920 में कि हाँ हम कर लेंगे। तो उसके बाद में आपका रॉलेट एक्ट में आंदोलन हुआ, NCM हुआ। देन इसलिए यहाँ पर मैंने क्या, 2 पार्ट्स बने हुए थे, किसके अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो वो दोनों की थिंकिंग क्या थी, अलग अलग थी। एक, कुछ लोग कुछ और चाहते थे, कुछ लोग कुछ और चाहते थे, कुछ लोग गांधी जी की साइड में थे और कुछ लोग चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस अग्रेसिव मिले, जल्दी मिल जाए, जो किसकी तरफ थे, आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तरफ थे। अब हमने क्या देखा, इस
कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल आर्गुमेंट चल रही है, बहस चल रही है, इंटरनल मतलब अंदरूनी बहस चल रही है कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या चल रहा है, उसके अंदर ही इंटरनल आर्गुमेंट चल रहा है। देन हमने देखा था कि 1926 में 1926 से 1930 के बीच में अमेरिका के अंदर उसके इंटरनल वॉर्स की वजह से, ड्यू टू इंटरनल वॉर्स, और भी देश, हम जानते हैं अगर किसी भी एक बड़े देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो और भी बहुत सारे देश क्या होते हैं उससे अफेक्ट हो जाते हैं। और वही सीन किसके साथ हुआ, अमेरिका के साथ में 1926 टू 1930 वहाँ पर एक इंटरनल वॉर चला जिसको हम जानते हैं इब्राहम लिंकन के द्वारा चलाया गया था। क्या था, वो भी इंडिपेंडेंस के लिए था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, काले और गोरे लोगों के अंदर भेदभाव था। तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए इब्राहिम लिंकन साहब लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। तो उस वॉर की वजह से क्या हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, और तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत भी अफेक्ट में आया था। और हम जानते हैं जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी कंट्रीज हैं उसके जो भी लीडर्स थे, ऑल्दो ब्रिटिश भी, तो ब्रिटिश भी उससे अफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत अफेक्ट हो रहा है, और जब भारत अफेक्ट हो रहा है तो ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं हो रहा है अफेक्ट। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश का राज था किस पे, भारत के ऊपर। ब्रिटिश क्या कर रहा था, भारत की चीज़ों को कच्चा माल खरीदा और रॉ फिनिश प्रोडक्ट बनाया और यहाँ पर आके लाके बेच दिया। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, एग्रीकल्चर्स बहुत लोएस्ट रेट पे बेचे जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर से बने हुए बहुत कम दाम में बेचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, होगी नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगी। और जब इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगी तो लोग खर्च कम करेंगे, और जब लोग खर्च कम करेंगे तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं क्या होगा, वीक होगा। और जब ब्रिटिश वीक होगा तो हम अपने एम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे कब, 1926 टू 1930। कहाँ पर आए थे, अमेरिका में आए थे, लेकिन इससे और भी बहुत सारे देश क्या हुए थे, अफेक्ट हो गए थे। जैसे कि एग्रीकल्चर के प्राइस क्या हुए, डाउन हो गए। और फिर क्या होता है, एक न्यू गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ब्रिटिश क्या करता है, एक नई गवर्नमेंट बनाता है। कौन सी, टोरी गवर्नमेंट, जिसको लीड कौन करता है, आपका सर जॉन साइमन, जिसको इंडियन पीपल्स मतलब कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी ने मिलकर के उसको वापस भगाने के लिए प्रोटेस्ट भी किए। जो आपकी टोरी गवर्नमेंट है वो किसकी है, ब्रिटिश की है। वो कब बनाई गई, जब हमने देखा कि हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, और जब हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो ब्रिटिश क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और जब ब्रिटिश परेशान हो जाएगा, दैट्स वाई क्या होगा, उसने एक नई सरकार बनाई जिसका नाम क्या था, टोरी गवर्नमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टोरी गवर्नमेंट। जिसको कौन लीड कर रहा था, सर जॉन साइमन। और सब जब इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को सर जॉन साइमन लीड कर रहा था, जब वो भारत आता है। अब भारत क्यों आया वो, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ चल रहे थे, भारत के अंदर चल रहे थे, और राज किस पे था, भारत का, ब्रिटिश का। तब वो किसको, सर जॉन साइमन को भारत भेजते हैं कि जाओ और वहाँ की जो क्राइसिस हैं, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जितना पहले इनकम हो रही थी उतनी अब इनकम क्यों नहीं हो रही। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 1920 से 1921 के बीच में जो ट्रेड 102 करोड़ का था वो सिर्फ 57 करोड़ का रह गया था। तो इतना अगर डाउनफॉल हो जाएगा, आधे का आधा क्राइसिस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ नया सोचेगी। उसने वही क्या किया, यहाँ पर कुछ नया सोचा और एक गवर्नमेंट बनाई, जिसको कौन लीड कर रहा था बेटा, सर जॉन साइमन। फिर हम देखते हैं जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आते, जब 1928 साइमन कम इन इंडिया, जब ये भारत आते हैं तब हम देखते हैं कि भारत की जो कांग्रेस पार्टी है और जो मुस्लिम लीग पार्टी है, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो हमने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन किया था ना, तो उसमें हमने खिलाफत क्यों किया था, क्योंकि सारे लोग, मुस्लिम लोग भी क्या हो जाए, हमारे साथ में इन्वॉल्व हो जाए, एक साथ में इकट्ठे हो जाए। दैट्स वाई हमने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट किया था, खिलाफत कम्युनिटी बनाई थी। और फिर क्या होता है, साइमन कमीशन को मुस्लिम लीग पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी क्या बोलती है, साइमन कमीशन गो बैक, कि आप वापस जाओ। क्यों, हम लोग जानते थे कि अब साइमन कमीशन भारत आया तो ये कोई ना कोई नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। अब जब नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो किसके लिए होगी, इनडायरेक्ट वे में हमारे ही लिए होगी। क्यों, राज किसका है, ब्रिटिश का है। दैट्स वाई भारत के लोग कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे, वो बोलते हैं साइमन कमीशन गो बैक, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी। अब जब ये इसको वापस भगाने की कोशिश करते हैं, मतलब भारत लोगों ने क्या किया, भाई जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इससे ही ब्रिटिश क्या हुआ, परेशान हुआ। तो जब ब्रिटिश से परेशान होता है तब वो क्या करता है कि मुझे कोई एक ऐसा आर्गुमेंट करना पड़ेगा जिससे मैं इंडियन जो गवर्नमेंट्स हैं, अभी तक की जो पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उस समय अगर
मैं देखूं तो डोमिनेंस किसका है, ब्रिटिश का है, लेकिन उसके बाद सेकंड डोमिनेंस किसकी बात किया तो वो कौन है, कांग्रेस है। ऑल्दो कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके मुस्लिम लीग के लीडर्स भी हैं, लेकिन नाम कांग्रेस का ही आता था उसमें भी। तो उसने क्या बोला कि हमें कुछ एक ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे हम भारत के साथ में क्या करें, समझौता कर लें। क्या कर लें, समझौता कर लें। कैसे, तो हम क्या करते हैं, ब्रिटिश क्या बोलता है कि अब क्या करेंगे, हम राउंड टेबल करेंगे। क्या, राउंड टेबल कम्युनिटी करेंगे। क्यों, हम राउंड टेबल में भारत, और उस राउंड टेबल में क्या था, कोई भारत का लोग ही नहीं था, कोई पर्सन भारत का नहीं था। फर्स्ट राउंड टू टेबल जो होती है, राउंड टेबल जो होती है, उसमें भारत का कोई भी नागरिक नहीं होता है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार, मुस्लिम लीग और भारतीय नेशंस के जो पीपल्स थे वो सब एंग्री हो जाते हैं किससे, आपके ब्रिटिश से, और वो इसमें पार्ट लेने से मना करते हैं। जबकि राउंड 2 होती है जब हमारी टेबल, तो उसमें गांधी जी भाग लेते हैं, फर्स्ट वाली में वो भाग कोई भी नहीं लेता है। तो जब हमारी फर्स्ट राउंड 2 टेबल होती है तो कोई भी पार्ट नहीं लेता। देन उसी के जब वो कोई पार्ट नहीं लेता तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या उनको मनाती है कि आप लोग क्या कर लो, किसी भी तरह से मान जाओ, आप क्या करो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि अब तक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ऐसे ही आप क्या करो हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज करो, किसी भी तरह से तो करो आप। इसलिए उसने क्या किया, एक गवर्नमेंट बनाई, टोरी गवर्नमेंट, वो फेल हो गई। उसने बनाया क्या, राउंड 2 टेबल, नहीं चल पाया, कुछ चला। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि आप क्या करो 26 जनवरी को, कुछ लोग मान गए, हाँ ठीक है हम कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं माने। तो जब ये इंटरनल बहस ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के अंदर चली रही है, तो क्या होता है 26 जनवरी 1930 को हम पहली बार क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। 1930 26 जनवरी, राउंड 2 टेबल की कमिटमेंट के बाद जब कांग्रेस पार्टी के लीडर और मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर मान जाते हैं, तब क्या होता है कि 26 जनवरी को बोलते हैं कि क्या करेंगे हम, इंडिपेंडेंस डे। क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को क्या बनाएंगे हम, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। अब ये यहाँ तक हमने क्या देख लिया हमने, अभी तक क्या देखा कि जो हमारा एनसीएम था वो वापस हुआ। उसके बाद जब एनसीएम वापस हुआ तो इंटरनल आर्गूमेंट चल रहे थे कहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या थे, थोड़े से अग्रेसिव लीडर्स थे, इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे। और उसके बाद हमने साथ साथ क्या देखा, 1926 से 1930 के बीच में क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से भारत भी अफेक्टेड हुआ। इसके और ड्यू टू दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बनाती है, एक नई सरकार बनाती है, टोरी गवर्नमेंट, जिसको लीड कर रहे थे आपके सर जॉन साइमन। ये फेल्ड होता है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है क्या करेंगे, राउंड 2 टेबल। इसमें भी काफ़ी लंबे समय तक बातचीत चलने के बाद में क्या होता है, 26 जनवरी को 1930 में इंडिपेंडेंस डे मनाने की सोचते हैं भारत के लोग। अब कहाँ पर, नियर बाय रावी रिवर, कहाँ पर है, नॉर्थ इंडियन पंजाब के पास में रावी रिवर लाई करती है। फिर अब जब ये सब चीज़ें फेल हो गई तो गांधी जी क्या करते हैं, अभी हम चाह क्या रहे थे, गांधी जी तो यही चाह रहे थे ना कि क्या हो, बहुत मास नंबर में लोग इकट्ठे हों और ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएं। तब ये सारे तो फॉर्मूले क्या हो गए, फेल्ड होते चले जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, अब फाउंड एनी और ऑप्शन फॉर लार्ज मूवमेंट, हमें कोई एक बड़ा मूवमेंट बहुत बड़ा ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या करने के लिए, एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए, बड़ा आंदोलन करने के लिए हमें कोई एक इंपॉर्टेंट थिंग सोचनी पड़ेगी। अब वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी, सॉल्ट, क्या था हमारा, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च कैसे होता है, सॉल्ट मार्च से पहले भी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को क्या किया था, एक लेटर लिखा था। 31 हम देख रहे हैं 26 जनवरी को हमने क्या किया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। फिर हमने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या लिखा, एक लेटर, किसको, इरविन को। उस लेटर में कितनी डिमांड थी, 11 नंबर ऑफ डिमांड्स कितनी थी, 11 डिमांड थी, जिसमें से कुछ तो बेसिक सामान्य डिमांड थी, सामान्य मांगे थी, और कुछ फार्मर्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन लोगों को लेकर के थी। और उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मांग थी वो क्या थी, सॉल्ट पे लगने वाले कर को खत्म करने की, सॉल्ट पे लगने वाले टैक्स को खत्म करने की मांग थी। कि क्या बोले थे गांधी जी कि आप क्या करो, सॉल्ट पर जो टैक्स लग रहा है उसको खत्म कर दो। तो क्या लिखा, गांधी ने एक लेटर लिखा, किसको, लॉर्ड इरविन को, है ना, वायसराय जो था। कब, 31 जनवरी 1930 में। इसमें कितनी मांगे थी, 11 मांगे थी। अभी लेटर में 11 मांगे तो थी, और उन्होंने इसके बाद क्या और चीज़ क्या लिखा था कि अगर आपने क्या किया, 11 मार्च तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मेरी इस डिमांडों को 11 मार्च तक एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट मार्च कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे, शुरू कर देंगे, मतलब सिविल डिसऑबिडेंस स्टार्ट कर देंगे अगर आपने ये हमारी मांगों को नहीं मांगा। अगर आप इनडायरेक्ट में किसी से ऐसी बात करते हो तो वो क्या, वो एक लेटर है क्या, नहीं। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस लेटर को लेटर ना बोल कर क्या बोला, ये एक क्या था, एक अल्टीमेशन था, मतलब कि
सावधान हो जाओ, अगर तुमने ये मेरी मांगे नहीं मांगी तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसऑबिडेंस करेंगे। मतलब आप धमकी दे रहे हैं किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो वायसराय इरविन भी बहुत कमीना इंसान था, वो भी नहीं मानने वाला। उसने बोला भाई मैं भी नहीं मानूंगा, तुम कुछ भी करो। और जब वो नहीं मानता है तो क्या होता है, अब गांधी जी 78 वॉलंटियर्स, मतलब अपने साथी जो उनके अब तक 78 लोग उनके साथ जो आ चुके थे, 78 पीपल जो उनके साथ अब तक आ चुके थे, उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया, अब सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। अब इस सॉल्ट मार्च में क्या हुआ, सॉल्ट मार्च बेसिकली कहाँ से कहाँ तक था, सॉल्ट मार्च 240 किलोमीटर की दूरी पर गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ तक था आपका, गुजरात तक था, गुजरात के दांडी जिले तक था आपका। गांधी जी ने क्या किया, एक गया गांधी जी ने एक लेटर लिखा किसको, इरविन वायसराय को, जिसमें कितनी मांगे थी, 11 मांगे थी। और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आपने 11 मार्च तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया तब क्या करेंगे, हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबिडेंस स्टार्ट कर देंगे। और फिर क्या होता है, लॉर्ड इरविन नहीं मानता उन चीज़ों को, तब गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसऑबिडेंस मतलब कि नमक यात्रा, सॉल्ट मार्च शुरू कर देते हैं। कहाँ से, अपने आश्रम से। कहाँ से शुरू करते हैं वो, अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी। दांडी कहाँ पर है, आपके गुजरात के कोस्टल प्लेन के पास में। कहाँ पर है आपका, गुजरात का प्लेन नहीं, ये यहाँ पर इस एरिया में क्या है आपका, कोस्टल प्लेन है क्या आपका, दांडी वाला। वहाँ चले गए, वहाँ इन्होंने 24 दिन तक यात्रा की। मतलब 24 दिन यात्रा करने का मतलब क्या है, इन्होंने हर दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय की, और जहाँ जहाँ पर भी ये रुकते वहाँ पर स्वराज के मतलब को बताते। गांधी जी जिस जगह पर भी 10 किलोमीटर के बाद में रुकते वहाँ पर स्वराज के मतलब को बताते, स्वतंत्रता के मतलब को बताते, नेशनलिज्म के मतलब को बताते। तो बहुत सारे लोग इनके साथ में जुड़ जाते थे। जो इन्होंने 78 पीपल से शुरुआत की थी, वो अब हजारों की तादाद में लोग हो चुके थे। किसमें, सिविल डिसऑबिडेंस में। अब जो थे बहुत सारे लोग स्टार्ट आ गए थे किसमें, सिविल डिसऑबिडेंस में, जिसकी वजह से अब, और जैसे ही वो कहाँ पहुंचे, दांडी, कहाँ, कोस्टल प्लेन। हम जानते हैं कोस्टल पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। वहां पर जाकर के उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। क्यों, क्योंकि अगर जब भारतीय लोग सॉल्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जब भारतीय लोग सॉल्ट बनाएंगे तो टैक्स खत्म कर देंगे, वो टैक्स लगाएंगे ही नहीं। और जब टैक्स नहीं लगेगा तो वो सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा तो ब्रिटिश जो इंडियन पीपल है वही खरीदेंगे जो सस्ता नमक होगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार वहाँ से क्या हो जाती है, बेटा घबरा जाती है। फिर लास्ट में 6 अप्रैल को हमने क्या किया, हमने शुरू कर दिया, 6 अप्रैल तक वहाँ पहुँच जाते हैं। और 6 के साथ में हम यहाँ से क्या शुरू होता है हमारा, सिविल डिसऑबिडेंस। यहाँ तक तो था हमारा सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। फिर क्या शुरू हो जाता है हमारा, सिविल डिसऑबिडेंस। अब सिविल डिसऑबिडेंस था क्या, बेसिकली सिविल डिसऑबिडेंस में सिर्फ यही था कि आप क्या करेंगे, ब्रिटिश की जितनी भी, ब्रिटिश की वो जो कहेगा हम मानेंगे नहीं। मतलब वी आर अनेबल्ड, वी डोंट एक्सेप्ट देयर इंस्ट्रक्शन, हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, उनके कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनके जॉब से रिजाइन कर देंगे, उनके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, रेलवे में काम नहीं करेंगे, ऑफिस को बंद कर देंगे। तो क्या होगा, एक तरह से ब्रिटिश क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और हम चाह भी क्या रहे थे कि ब्रिटिश किसी न किसी तरह से कमज़ोर हो जाए। तो सिविल डिसऑबिडेंस में सिर्फ यही था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि उसका हम जो कहना है, जो उसकी इंस्ट्रक्शन है किसकी, ब्रिटिश की, उसको ना माना जाए। यही गांधी जी ने बोला था कि अगर आपने नहीं किया, अब आपने किया ही नहीं, डिमांड मानी नहीं हमारी, कोई भी डिमांड नहीं, 11 में से कोई से भी नहीं मानी आपने, तो हमने क्या किया, सॉल्ट मार्च शुरू किया। सॉल्ट मार्च शुरू किया, हम 6 अप्रैल तक कहाँ पहुँचे, दांडी पहुँच कर हमने क्या शुरू कर दिया, सिविल डिसऑबिडेंस। अब ये सिविल डिसऑबिडेंस एनसीएम से क्यों कैसा डिफरेंस था, ये डिफरेंस इसलिए था क्योंकि अब लोग अब पहली चीज़ उनकी बातों को तो नहीं मान रहे हैं, उनकी एक तो उसकी इंस्ट्रक्शंस थी उसको नहीं मान रहे हैं, दूसरी चीज़ इंस्ट्रक्शंस को ना मानने के साथ साथ उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, जॉब से रिज़ाइन भी कर दिया। और इसके साथ इसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हैं जो क्या कर रही हैं, सॉल्ट बना रही हैं। इसलिए आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनसीएम, मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसऑबिडेंस, उन दोनों में क्या फ़र्क था। बेसिकली एनसीएम भी तो वही था कि हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स नहीं खरीदेंगे, उनमें नौकरी करना बंद कर देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या अलग था, इसमें यह था कि हम नौकरी छोड़ने के साथ साथ हम ब्रिटिश की किसी भी तरह की कोई कहना नहीं मानेंगे। और ये जो आपका सिविल डिसऑबिडेंस था, ये अब शहरों में ही नहीं था, ये बहुत सारे गाँवों में फैल चुका था। इसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसीलिए ये क्या था, बहुत अलग था। किससे, एनसीएम से सिविल डिसऑबिडेंस बहुत
अलग था। तो आज हमने किसकी बात की, आज हम बेसिकली देख रहे थे क्या कि रॉयट एक्ट कैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद टोरी सरकार क्या थी, सर जॉन साइमन कमीशन भारत आया तो उसको किस किसने भगाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉरी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी। उसके बाद गांधी चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मिले जिससे कि बहुत सारे लोग, मास ऑफ नंबर पीपल्स हमारे साथ में जुड़ जाएं। तो उन्होंने क्या सोचा कि सॉल्ट मार्च करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तो सभी की नीड होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सॉल्ट मार्च करने की सोची, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी को एक लेटर लिखा, किसको, वायसराय इरविन को, जिसमें उनकी 11 मांगे थी। उन मांगों में कुछ सामान्य मांगे थी और कुछ एक्सपोर्टर को लेकर थी, कुछ ट्रेडर्स को लेकर थी, कुछ फार्मर्स को लेकर थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट मांग क्या थी कि नमक के कर को ख़त्म करना, जिसको कि इरविन ने नहीं माना। और जब उसने इस बात को नहीं माना तो गांधी ने क्या किया, सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। जब उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया, 240 किलोमीटर तक की उन्होंने दूरी तय की, हर दिन 10 किलोमीटर, मतलब कि 24 दिन तक लगातार चले। हर 10 किलोमीटर वो क्या करते थे, वहाँ पर लेक्चर्स देते, जिससे कि बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़ जाते थे। और 6 अप्रैल में वहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पर, दांडी मार्च, और सॉल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। यहीं से क्या शुरू होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस। ये हमारी आज तक की बात। तो बाय।